हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, लेकर आए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे मॉडल सेट 1 जो आपके सामाजिक विज्ञान से है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो मॉडल सेट जो दिया जा रहा है इसमें 100% जो है आपके एग्जाम में श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अभी आपका चल रहा है नवंबर, और नवंबर और दिसंबर में जो है पूरे जम के जो है मॉडल सेट का जो है क्लास 10th के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का मॉडल सेट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो जम के जो है आप मॉडल सेट को पहले पढ़िए, उसके बाद आपका खुद रिजल्ट बताएगा, आपका जनवरी खुद बताएगा, फरवरी में जब आपकी इम्तिहान होगी, जब आपका एग्जाम होगा तो रिजल्ट आपको बताएगा कि गुरु आशीर्वाद से जुड़ने से क्या हमें मिला, यानी जहां गुरु वही सफलता। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक चीज और हमें यहाँ देखने को मिलेगा, क्या बात है कि फायर, यानी फायर को आग कहते हैं, फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं और गार्डन को बाग कहते हैं। ठीक है, यानी फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं और गार्डन को हम लोग बाग कहते हैं। और एग्जाम के समय जो काम ना आए, एग्जाम के समय जो काम ना आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी आप पहले से खूब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे से अर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम के समय जब आपका दिमागवा में जो है कि सवाल रहेगा, अरे कथी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो इस तरीके का जो होता है उसी को स्टूडेंट्स का दिमाग कहते हैं, जिसको कहते हैं भूल भुलैया। यानी रटंतु विद्या घटंतु बुद्धि, किसी भी चीज को आप रट के याद तो कर लोगे, थोड़ी देर के लिए आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपके सही इम्तिहान में एग्जाम के समय वो साथ नहीं देगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस सारी बात को करते हुए हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, पहला टॉपिक क्या है, क्लास 10th सोशल साइंस में पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यानी चैप्टर में हम बता रहे हैं, हम आपको मॉडल सेट में पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो देखिए, उसके जो है निम्नलिखित बाधाएं थे, जर्मनी एकीकरण की जो है निम्नलिखित बाधाएं थी। तो जर्मनी एकीकरण की जो है निम्नलिखित बाधाएं थी, क्या क्या बाधाएं थी आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, पहला था कि लगभग जो है 300 छोटे और बड़े राज्य थे। उनकी जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, तो पहला बाधा था कि लगभग जर्मनी के एकीकरण में 300 छोटे बड़े जो है क्या थे, राज्य थे। दूसरा जो था कि इन राज्यों में व्याप्त जो है राजनीतिक, सामाजिक और तथा धार्मिक विषमताएं थी, यानी सभी लोग अलग अलग धार्मिक के थे, राजनीति के थे। ठीक है, तीसरा था कि जो है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी राष्ट्र के प्रति किसी का भी जो है कोई भाव नहीं था, कोई भावना नहीं था। ठीक है, तीसरा था कि चौथा ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, यानी ऑस्ट्रेलिया बार बार जो है अपना हस्तक्षेप करता था, जब जर्मनी कुछ करना चाहता था तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है अपना हस्तक्षेप कर देता था। ठीक है, और पांचवा है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। कौन थे, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है और आपको पता भी चल गया कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की पहली बाधाएं थी कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति था, उसमें जो है कि राजनीति और सामाजिक धार्मिक विषमताएं थी, राष्ट्रवादी जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है वो अभाव था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहा था। तो इस प्रकार से अब आप जो है कि आप अच्छे से आज सीख लिए होइएगा और लिख भी लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए थे, यानी किस परिस्थिति में नगर में आए थे। तो देखिए सरकार द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा जो है 18वीं शताब्दी में एक जो है बराबंदी कानून बनाने से जो है छोटे किसान जो है अपनी जमीन को खो बैठे थे। यानी सरकार ने क्या किया कि 18वीं शताब्दी में जो है एक बराबरी जो है कानून बनाया, ठीक है, कौन सा कानून, बराबंदी कानून। और उस कानून में जो है कि जितने भी छोटे किसान थे उस सब जो है अपना जमीन जो है खो दिया, ठीक है। अब खोने के बाद क्या हो गया, अब उसके समक्ष जो है उसके पास जो है आजीविका चलाने का प्रश्न उठा कि भाई मैं अपना जीवन यापन कैसे करूं, मैं अपने बच्चों के लिए भरण पोषण कैसे करूं, हमारी आजीविका कैसे चलेगी। तो उसके परिणाम से उसने क्या किया, सभी लोग ने जो है श्रमिक वर्ग जो है शहर की ओर जाने लगे। कहाँ जाने लगे, श्रमिक वर्ग जो है शहर की ओर जाने लगे। और शहर में जो है शहरों में औद्योगिकरण और कारखाने जो है की स्थापना से उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। जब श्रमिक लोग की जब यहाँ पे जमीन 18वीं शताब्दी में जब छीना जाती है तो ये सभी लोग चले जाते हैं कहाँ, शहर की ओर। और शहर की ओर जाने के बाद जो है औद्योगिकरण और कारखाने में उन्होंने जो है अपना रोजगार किए, ठीक है, रोजगार के नए अवसर प्राप्त किए। और उन्हें वस्त्र, यहाँ देख सकते हैं, उन्हें वस्त्र उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई, यातायात इत्यादि में नौकरी मिली। यानी जितने भी श्रमिक थे जो जिस लेवल के थे, जिस लायक के थे, जो वस्त्र उद्योग में काम करना चाहते थे तो वस्त्र उद्योग का मिला, जो धातु में काम करना चाहते थे उसको धातु में मिला, जो इंजीनियरिंग का काम जानते थे उसको इंजीनियरिंग में मिला, जो छपाई का काम जानते थे छपाई में मिला, यानी इत्यादि में जो है उन्हें नौकरी मिली। इस प्रकार से है व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग अपने शहर की ओर जो है की तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये सारे क्वेश्चन जो है मॉडल सेट पढ़ाए जा रहे हैं और आप अच्छे से इसको लिख भी लीजिएगा। और एकदम आसान भाषा में, कोई भी चीज़ जो है ये नहीं कि नहीं, एकदम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक ही चीज था, ठीक है, कि इनका मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिति और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो हम लिख सकते हैं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिति और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। क्योंकि आधार पर जो है, इसी के आधार पर, यानी वुड्स ब्रिटेन जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पर जो है विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। दैट इज क्लियर। सो फिर से देख लीजिए कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक जो है स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, क्योंकि इसी के आधार पर जो है विश्व शांति की स्थापना की जाएगी। दैट इज क्लियर। तो चलिए आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, जिन लोग के स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए दूसरा चीज बता रहे हैं, खूनी रविवार, जिसको हम लोग लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। तो लाल रविवार यानी खूनी रविवार क्या है सो जान लीजिए। जब 1905 ईस्वी के, पहले एकदम बारीकी से सीखिए जानिए, यानी 1905 ईस्वी के जापान युद्ध में, कहां पे, जब रूस और जापान के बीच जब युद्ध हुआ था, रूस और जापान के बीच जब युद्ध हुआ था, तो रूस क्या था कि रूस जो है एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया था। यानी रूस जो है एशिया के एक छोटे से देश जापान से क्या हो गया था, पराजय हो गया था, यानी पराजित हो गया था, हार गया था। तो पराजय होने के अपमान के कारण वहां की जब पराजय हो गया था तो वहां की जनता ने जो है एक क्रांति कर दी। क्या कर दी? क्रांति कर दी। फिर से जानेंगे तो आसान भाषा में कि 1905 में जो है रूस और जापान के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है एशिया जो है
एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। और जो है पराजय के अपमान के कारण तो जनता से क्रांति जो है, जनता ने वहां पे क्रांति कर दी थी। और 9 जनवरी 1905 को, कब? 9 जनवरी 1905 को जो है लोगों ने, जो एक लोगों का जो समूह था, वहां की जो जनता थे, वहां के सभी लोगों ने जो है एक प्रदर्शन करते हुए किसके तरफ? सेंट पीटर्सबर्ग एक महल का नाम है, क्या है? एक महल का नाम है, की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? एक महल की ओर जा रहे थे। और जार की सेना, यानी उस महल में जो राजा थे, उसकी जार की सेना ने क्या किया कि इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, धा 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 धा, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। सेम उसी तरीका से जो है सेंट पीटर्सबर्ग में जो है, उससे पहले की बात कर रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की बात कर रहे हैं, कि उसके जार के सिपाहियों ने क्या किया कि लोगों पर गोलियां बरसा दी, ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे कौन सा रविवार? खूनी रविवार भी और लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे होइएगा और आपको अच्छे से मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? जब क्रांति हुआ था तो क्रांति से पहले जो है रूस के जो किसान लोग थे उसका स्थिति कैसा था? तो देखिए, तो क्रांति से पहले जो है किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी बहुत ही ज्यादा खराब था। वे अपने छोटे छोटे खेतों में, वे जो क्या थे, वे अपने छोटे छोटे खेतों में जो है पुराने ढंग से खेती करते थे। किस ढंग से? पुराने ढंग से खेती करते थे। और उसी के पास पूंजी अभाव था, यानी उनके पास जो था पूंजी का क्या था? अभाव था। वे करों के बोझ से, यानी वो जब काम करते थे तो रूसी किसान जो जमींदार लोग से जो पैसा वगैरह लेते थे, तो क्या होता था, वो कर से दब गए थे। और समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था और उनकी स्थिति अर्धदासों जैसी थी, यानी वहां के लोग की जो है स्थिति अर्धदासों, दास कहने का मतलब गुलाम, अर्ध कहने का मतलब, अर्धदास कहने का मतलब क्या हो गया? गुलाम, ठीक है। इस तरीका से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर हम लोग देखते हैं इसको, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? यानी खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, क्या जरूरत था खिलाफत आंदोलन करने का, किसी के खिलाफ क्यों जाना? अगर हम किसी के खिलाफ जाते हैं तो कहते हैं ना कि वो उसके खिलाफ क्यों, तो देखते हैं क्यों उसके खिलाफ जो है आंदोलन चला था। तो देखिए, तुर्की के सुल्तान, कौन? तुर्की के सुल्तान जो इस्लाम धर्म का खलीफा हुआ करता था, क्या होता था? खलीफा, ठीक है, को प्रथम विश्व युद्ध में, यानी इस तुर्की के जो सुल्तान थे जिन्होंने इस्लामिक जो है संसार का खलीफा हुआ करता था, को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय से सुल्तान सत्ता से वंचित कर उनके ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। यानी तुर्की के जो सुल्तान थे वो ब्रिटेन के खिलाफ जो है युद्ध करते हैं और उसमें तुर्की का क्या रहता है? पराजय हो जाता है और सुल्तान जो है सत्ता से वंचित कर दिए जाते हैं, यानी वो अपने जो है सत्ता से सुल्तान क्या होते हैं? वंचित हो जाते हैं, हट जाते हैं और उसके ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया जाता है, यानी उनके साम्राज्य को विघटित यानी बांट दिया जाता है। और भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, यानी भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने तुर्की के प्रति, यानी तुर्की के तरफ से जो है ब्रिटेन की जो नीति थी उसको बदलने के लिए
क्या किया था? आंदोलन किया था, उसके खिलाफ गया था, इसीलिए उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। यानी शॉर्ट में समझिए तो तुर्की के जब सुल्तान जो है ब्रिटेन के साथ लड़ लिया, तो ब्रिटेन क्या किया कि उसके साथ जब अटैक किया उस पे, तो सुल्तान हार गया। जब हार गए तो उनके साम्राज्य को, उनके राज्य को ब्रिटेन अपना में कर लिया। और करने के बाद क्या हुआ कि सरकार को वहां से उस जो तुर्की के जो सुल्तान थे राजा, उसको हटा दिया, पूरे देश को विभाजित कर दिया। तो इस जो विभाजित किया, जब विघटित किया, बांटना स्टार्ट किया, तो भारत के जो मुसलमान लोग जो थे वो तुर्की के साथ खड़े हो गए, तुर्की के सुल्तान के साथ। और वो लोग हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, आंदोलन करने लगे कि ब्रिटेन तुम अपनी नीति को वापस लो, वापस लो। और उन्हीं इसीलिए जो है, इसी ब्रिटेन की जो नीति को बदलने के लिए जो लोग आंदोलन किए थे, उसी को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे कि दांडी यात्रा, यानी दांडी यात्रा क्या हुआ, तो आप पढ़े भी हुए हैं, पढ़ाया भी गया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए रिवाइज में क्या है, कुछ तो आपको अलग मिलेगा, यहाँ पे गुरु आशीर्वाद में कुछ तो अलग जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है सो, जब दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार का जो नमक का जो कानून था उसको विरोध करना। ठीक है, यानी दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नमक कानून जो बनाया गया है उसको विरोध करना, और आखिर विरोध किया भी गया। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को क्या करते हैं कि साबरमती आश्रम जाते हैं, और वहां से 240 मील की यात्रा शुरू की, और 6 अप्रैल को दांडी तट पर पहुंचते हैं, और समुद्र के पानी से क्या करते हैं, नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। और यही यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और यहीं से जो है आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट कराया था। कौन सा? यही दांडी यात्रा। अगर दांडी यात्रा शुरू नहीं होती तो आज अंग्रेजों के प्रति महात्मा गांधी के साथ लोग समर्थन में नहीं होते। और यहीं से चंपारण की जो है, चंपारण की धरती भी दांडी यात्रा से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब चंपारण में भी आए थे हमारे गांधी जी, तो नील की खेती का जो है, जब यहाँ पे जो जब खेती कराया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा हड़पा जाता था, ठीक है, तो इस सारी चीज के लिए गांधी जी यहाँ भी आए थे और क्या किए थे, उनके विरुद्ध गए थे। तो हमारे देश में गांधी जी का बहुत ही ज्यादा जो है योगदान है आजादी दिलाने में, हर वीर का जो है योगदान है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। तो देखिए एक चीज जान लीजिए, जब इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़का अगर बाधा था तो कौन था? ऑस्ट्रेलिया। जान लीजिए एकदम आसान भाषा में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे अगर बड़का बाधा अगर कोई था तो वो था ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? और एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। और ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर था, जिनका नाम है मेटरनिक घोर, वो एक जो थे प्रतिक्रियावादी था। कौन था? मेटरनिक जो थे एक घोर प्रतिक्रियावादी था, एकदम ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था। और वो नहीं चाहते थे कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलन अथवा प्रयास को दबाया। वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का कोई भी जो है आंदोलन हो वो हो। उसने क्या किया, उनके प्रयासों को क्या किया, दबा दिया। और मेटरनिक की दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप इटली और जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे वो कभी नहीं चाहते थे कि इटली और जर्मनी एक हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके आंदोलन को, उसके प्रयासों को उन्होंने दबाया। और जैसे ही उसने दबाया तो इटली और जर्मनी के जो लोग थे, जो जनता थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई।
और जैसे ही उनकी जब राष्ट्रवाद की भावना जैसे बढ़ी, तो भाई निश्चित है कि जब किसी भी चीज में जब उसकी भावना किसी को बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगा, तो वो जम के काम करेगा, जम के मेहनत करेगा। उन्होंने जम के क्या किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया की में मेटरनिख के पतन के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया में जब उनकी पतन हो गया, जब जैसे वहाँ की जर्मनी के जो है और इटली की जनता ने क्या किया कि राष्ट्रवाद के लिए भावना बढ़ी, तो मेटरनिख का क्या हो जाता है, वहाँ पे पतन हो जाता है। उसके बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गया। किसके मरने के बाद, मेटरनिख के बाद। और पुनः जो है पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफलता पाई गई, सफलता मिल ही गई। तो इसीलिए कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप सच्चे राह पे चलोगे तो आपके साथ परेशानियां बहुत आएगी, आपको बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे, ठीक है। और अगर आप अपने कर्म से, अपने रास्ता से अगर भटक जाओगे तो शायद कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी अपने मार्ग पे हमेशा, इसलिए कहा जाता है कि जो है सच्चाई को दबाया जा सकता है, सच को दबाया जा सकता है, वो मिट नहीं सकता है। अगर जनता जर्मनी और इटली की जर्मनी की अगर जनता अगर वो संघर्ष नहीं करती तो ऑस्ट्रिया का चांसलर उन्हें एकीकरण में, उनकी सफलता में आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव को लिखिए। तो देखिए इनके जो है दो नकारात्मक प्रभाव क्या है। पहला प्रभाव है कि औद्योगिकरण, तो इसके कारण जो है, औद्योगिकरण के कारण जो है कारखानों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और वे अपने घर गांव को छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे। वो शोषण और गरीबी और भूखमरी की शिकार बने रहे। यानी औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो दो नकारात्मक चीज में पहला हुआ था कि वो लोग कारखानों में काम करने वाले जो इतने भी श्रमिक थे उनका एक उदय हुआ, वो अपना घर गांव छोड़ के शहर में आ गए, शहर में आकर रहने लगे और उनका जो शोषण था, गरीबी था, ठीक है, और भूखमरी जितना था वो सब क्या हुए, उनके शिकार बने। दूसरा था औद्योगिकरण ने बाल श्रम की प्रथा को भी बढ़ावा दिया। यानी जब औद्योगिकरण होता था तो छोटे छोटे बच्चे को क्या होता था, फैक्ट्री में, कारखाने में, सब में जो है उन्हें काम करने के लिए मजदूर बना के रखा जाता था। तो उधर यहाँ देखिए, तो इसीलिए कहा कि उन्होंने बाल श्रम को बढ़ावा दिया और उद्योगपति उन्हें कम मजदूरी पर ही बहाल कर उन्हें कारखानों में काम लेते थे। यानी बच्चों से कम पैसा देते थे और ज्यादा काम करवाते थे। बच्चों के अभिभावक भी उन्हें अतिरिक्त आमदनी के लोभ में कारखाना भेजने लगे और अभिभावक जो थे, जो बच्चे के जो अभिभावक थे, उनको जब पैसा मिलता था तो ज्यादा पैसा, बच्चों से ज्यादा जो है कि काम होता था, ज्यादा पैसा मिलता था, तो इस लोभ से जो है अभिभावक भी क्या किए, बच्चों को फैक्ट्री भेजने लगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है औद्योगिक क्रांति के जो है दो नकारात्मक प्रभाव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए स्लम पद्धति की शुरुआत जो है एक छोटे गंदे और अस्वास्थ्य स्थानों में, जो अस्वास्थ्यकर, यानी जहाँ पे कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, पूरा एकदम कचरा भरा हो, ठीक है, जहाँ पे गंदे पानी हो, छोटे जगह हो, सारा चीज वहीं पे हो, उस स्थानों में जहाँ फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता था, ठीक है। यानी अगर बात करें तो इनकी दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करें और में बात करें तो क्या था, सो जानिए। यानी औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसमें काम के लिए एक बड़ी संख्या में गांव से जो है मजदूर पहुंचाने लगे। यानी आज भी हमारे देश की जनता, हमारे बिहार के लोग जो हैं रहते बिहार में हैं, घर उनका बिहार में है, लेकिन काम करने के लिए आज भी वो प्रदेश में जाते हैं। तो सेम उसी तरह से औद्योगिकरण में क्या हुआ कि बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए और उनमें काम करने के लिए जो बड़ी संख्या में गांव से मजदूर को पहुंचाया गया और वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आज भी बड़े बड़े फैक्ट्री में, अब तो खैर फैक्ट्री वाले लोग इसी कर देते हैं, लेकिन उस समय फैक्ट्री में रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी।
उसके अगल बगल में गंदे पानी जगह और मतलब जो कि पूरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था। आज भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे पूरा फैक्ट्री जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहने लायक नहीं रहता। तो उसी तरीक़ा से वहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मजदूर को क्या किया कि कारखाने के निकट रहे, यानी वहाँ के उद्योगपतियों ने क्या किया कि मजदूर जो है कारखाने के नज़दीक रहे, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए, यानी छोटे छोटे तंग मतलब झोपड़ी बनवा दिए, झोपड़पट्टी बनवा दिए, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीका से आपको जो है आज हम 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सोल्व करवा दिए। 10 क्वेश्चन आपका आज मॉडल सेट में पढ़ा दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर कल आपको इसी समय पे फिर 10 क्वेश्चन और जो है यानी पर डे आपके सोशल साइंस क्लास 10th में पर डे आपको जो है 10-10 जो है मॉडल सेट दिए जाएंगे और इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, उतना ही पढ़ाया जाएगा कि जो आपके एग्जाम में आ जाए, जो आपके रिजल्ट को बेस्ट बना दे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हर दिन हर समय जो हमारा समय है 7:30 से लेकर 7:45 के बीच आपको वीडियो चला जाएगा, मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को देखें, नोट्स करें और लाइक कमेंट शेयर कर दें या जो आपके साथीगण हैं। और एक चीज़ और, जो आपको लगे कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आई है या आपके अंदर कोई सवाल हो, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं गुरु आशीर्वाद में। अगर आपको हमारा कोई पीडीएफ लेना है कि सर आप जो पढ़ाते हैं हमको उसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा यहाँ जो देख रहे हैं, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, आप हमें उस पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमारा या मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल सकता है। जब तक के लिए धन्यवाद।